चैप्टर्स 9, 10, 11, 12। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 9। एक ही राह पर चले दो लोग धीरे धीरे अनजान बन गए। सूरज डूब रहा था, एक लाल रंग की चादर ओढ़े हुए। आसमान अभी भी रोशन था, लेकिन हर चीज पर एक हल्की सी धुंध छा गई थी। खिड़की से झांकने पर दूर के पहाड़ धीरे धीरे गहरे काले रंग में बदल रहे थे। लिविंग रूम में हल्का अंधेरा था। चाचा और चाची अपनी ऊंची कुर्सियों पर बैठे दी, उनके चेहरे साए में थे और उनके एक्सप्रेशंस को पढ़ना मुश्किल था। जैसे ही उन्होंने फैंग युआन को शराब के 2 मटके उठाए देखा, उसके चाचा गु यू डोंगटू की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने अपना मुंह खोला और बोले, देखते ही देखते तुम दोनों 15 साल के हो गए। क्योंकि तुम दोनों में गु मास्टर बनने का टैलेंट है, खासकर फैंग झेंग में, तुम्हारी चाची और मैं तुम दोनों पर गर्व करते हैं। मैं तुम दोनों को 6 to 6 प्राइमेवल स्टोन्स दूंगा, ले लो। अपने गु को रिफाइन करने में काफी प्राइमेवल एसेंस खर्च होता है, इसलिए तुम्हें इन प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। उनके ये कहते ही कुछ नौकर आए और फैंग युआन और फैंग झेंग दोनों को एक एक छोटा बाग दे गए। फैंग युआन ने शांति से अपना बाग ले लिया। फैंग झेंग ने तुरंत अपना बाग खोला और अंदर झांका तो यूज 6 अंडे के आकार के हल्के सफेद प्राइमेवल स्टोन्स दिखे। उसका चेहरा तुरंत शुक्रिया के एहसास से खिल उठा और वो अपनी सीट से उठकर अपने चाचा चाची के सामने खड़ा हो गया। शुक्रिया चाचा और चाची, आपके भतीजे को सच में अपने प्राइमेवल एसेंस को भरने के लिए प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत थी। आप दोनों ने मुझे आज तक पाला है, ये एहसान मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। चाचा मुस्कुराए और सिर हिलाया। चाची ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और गर्माजोशी से कहा, बैठो बैठो। भले ही तुम दोनों हमारे सगे बच्चे नहीं हो, हमने हमेशा तुम्हें अपनों की तरह ही पाला है। तुम दोनों अपना फ्यूचर बना सकते हो और हमें इस बात पर गर्व है। अफसोस, हमारे अपने बच्चे नहीं हैं, और कभी कभी हम सोचते थे कि अगर तुम दोनों सच में हमारे बच्चे बन जाते तो सबसे अच्छा होता। उनके शब्दों का मतलब गहरा था। फैंग झेंग को यह समझ नहीं आया, लेकिन फैंग युआन ने हल्की सी तेवर चढ़ाए। चाचा ने बीच में ही बात काट कर कहा, मैंने इस बारे में तुम्हारी चाची से बात की है। हमने सोचा कि तुम दोनों को गोद ले लें और एक असली सच्चा परिवार बन जाएं। फैंग झेंग, मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम तैयार हो? फैंग झेंग एक सेकंड के लिए हैरान रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर जल्द ही एक खुशी भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, सच कहूं तो जब से मेरे माँ बाप गुजरे हैं, मैं हमेशा से एक अपने परिवार के लिए तरसा हूं। चाचा और चाची के साथ एक परिवार बन पाना, ये तो सपने के सच होने जैसा है। चाची के चेहरे पर सुकून आ गया और वो हंसने लगी, तो फिर तुम हमारे अच्छे बेटे हो, अब तुम्हें हमें चाचा और चाची बुलाना छोड़ देना चाहिए ना? पापा, मम्मी। फैंग झेंग ने होश में आते ही अपने शब्द बदल दिए। चाचा और चाची जोर से हंसने लगे। क्या अच्छा बेटा है, हम पति पत्नी ने तुम्हें 5 साल की उम्र से पाला, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। और हमने तुम्हें पूरे 10 साल पाला है, चाची ने अपने आंसू पोंछे। चाचा ने चुपचाप बैठे फैंग युआन की तरफ देखा और नरमी से कहा, फैंग युआन, तुम्हारा क्या ख्याल है? फैंग युआन ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। बड़े भाई गु यू फैंग झेंग कुछ सलाह देने ही वाला था, लेकिन चाचा ने, जिनका लहजा अभी भी वैसा ही था, उस रोक दिया। अगर ऐसी बात है, फैंग युआन मेरे भतीजे, हम तुम पर जोर नहीं डालेंगे। क्योंकि तुम अब 15 साल के हो गए हो, तुम्हें आजाद होना शुरू करना होगा, इस तरह तुम अपने फैंग खानदान का नाम भी आगे बढ़ा सकोगे। चाचा ने यहां तुम्हारे लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर 200 प्राइमेवल स्टोन्स तैयार रखे हैं। 200 प्राइमेवल स्टोन्स। फैंग झेंग की एड़ फटी की फटी रह गई। उसने अपनी जिंदगी में इतने सारे प्राइमेवल स्टोन्स कभी नहीं देखे थे। वो अपने चेहरे पर जलन के भाव को छिपा नहीं सका। लेकिन फैंग युआन ने अभी भी सिर हिला दिया। फैंग झेंग उलझन में था, जबकि चाचा का चेहरा थोड़ा बदल गया था। चाची का चेहरा भी धुंधला हो गया था। चाचा और चाची, अगर और कुछ नहीं है तो आपका भतीजा अब इजाजत लेगा। फैंग युआन ने उन्हें दोबारा बोलने का कोई मौका नहीं दिया। अपना वाक्य पूरा करने के बाद उसने अपने शराब के मटके उठाए और फौरन हॉल से निकल गया। फैंग झेंग अपनी सीट से उठा और बोला, पापा, मम्मी। बड़े भाई ठीक से सोच नहीं रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें समझाऊं? चाचा ने अपना हाथ हिलाया और जानबूझकर एक लंबी सांस ली। अफसोस, इस मामले में जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि तुम्हारे दिल में ये ख्याल है। तुम्हारे पिता होने के नाते मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूं। नौकर, यंग मास्टर फैंग झेंग का ख्याल रखो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। तो आपका बेटा इजाजत लेता है। फैंग झेंग चला गया और लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। सूरज पहाड़ के नीचे डूब गया
और लिविंग रूम और भी अंधेरा हो गया। थोड़ी देर में अंधेरे से चाचा की ठंडी आवाज आई। लगता है इस लौंडे फैंग युआन ने हमारी साजिश को समझ लिया है। गुयू क्लैन के नियमों में साफ साफ लिखा था कि सबसे बड़ा बेटा 16 साल की उम्र में परिवार की संपत्ति का वारिस बनने का हकदार होगा। फैंग युआन के माता पिता गुजर चुके थे और पीछे एक जायदाद छोड़ गए थे। इसकी देखभाल चाचा और चाची कर रहे थे। ये विरासत 200 एसेंस स्टोन्स की मामूली रकम से कहीं ज्यादा थी। अगर फैंग युआन ने भी चाचा और चाची द्वारा गोद लिए जाने पर हामी भर दी होती तो वो इस जायदाद को पाने का अधिकार खो देता। अगर फैंग युआन इस 15 साल की उम्र में आजाद होने का फैसला करता तो वो भी क्लैन के नियमों के अनुसार नहीं होता। खैरियत यह है कि हमने फैंग झेंग को अपनी तरफ कर लिया और फैंग युआन के पास सिर्फ सी ग्रेट टैलेंट है, चाचा ने एक भरी खुशी महसूस करते हुए। तो फिर पति जी, अगर फैंग 16 युआन साल की उम्र में आजाद होने का फैसला करता है तो हम क्या करेंगे? चाची का लहजा विरासत के बारे में सोचते ही परेशानी भरा हो गया। HMPH, जब वो अनुशासनहीन बन रहा है तो वो हमें दोष नहीं दे सकता। बस हमें उस हमसे अलग होने से पहले कोई बड़ी गलती करते हुए पकड़ना है और उस परिवार से निकाल देना है। इससे उसकी विरासत पाने का हक छीन लिया जाएगा, चाचा ने ठंडे ढंग से समझाया। लेकिन वो लौंडा बहुत चालाक है, वो गलती कैसे करेगा? चाची ने उलझन में पूछो। चाचा ने तुरंत अपनी एड़ी घुमाई और गुस्से से धीरे से कहा, तुम सच में बेवकूफ हो। अगर वो गलती नहीं करेगा तो क्या हम उस फंसा नहीं सकते? बस शेनकी को फैंग युआन को लुभाने दो और असॉल्ट का शोर मचाने दो। हम यूज रेंज हाथों पकड़ लेंगे, एक कहानी गढ़ देंगे कि वो नशे में होश खो बैठा था। जरूर हम फैंग युआन को निकाल सकते हैं। पति जी, आपके पास तो हर चीज का इलाज है, क्या शानदार प्लान है। चाची अस्पताल बेहद खुश हो गई। रात का गहरा रंग आसमान पर छा गया था और आसमान में फैले तारे ज्यादातर काले बादलों से ढक गए थे। गांव के हर घर में धीरे धीरे रोशनी जलने लगी थी। गुयू फैंग झेंग को एक कमरे में ले जाया गया। यंग मास्टर फैंग झेंग, पुराने मास्टर ने खुद मुझे ये कमरा खास आपके लिए साफ करने को कहा था, मदर शेन ने एक मेहमान नवाजी वाले अंदाज में कहा। उसने अपनी कमर झुकाई, उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। फैंग झेंग ने एक नजर दौड़ाकर देखा, उसकी एड़ी चमक रही थी। ये कमरा उसके पिछले कमरे से कम 2 गुना बड़ा था। कमरे के बीच में एक विशाल बिस्तर था। खिड़की के पास रोजवुड की एक डेस्क थी जिस पर स्याही और कागज का एक नफीस सेट रखा था। दीवारों को बेहतरीन सजावटों से सजाया गया था और उसके पैरों के नीचे कोई आम फर्श नहीं था, बल्कि हाथ से बने एक नरम कालीन की एक परत बिछी थी। बचपन से लेकर अब तक फैंग झेंग कभी ऐसे कमरे में नहीं रहा था। उसने तुरंत लगातार अपना सिर हिलाया और कहा, यह बहुत अच्छा है, ये वाकई बुरा नहीं है, शुक्रिया मदर शेन। मदर शेन चाचा और चाची की सबसे कीमती शख्स थी। वो घर के सभी गुलामों की इंचार्ज थी और एक ऐसी हाउसकीपर थी जो अपने नाम के लायक थी। वो लड़की शेन की जो फैंग युआन की सेवा करती थी, उसकी बेटी थी। मदर शेन हंसी, मैं यंग मास्टर के शुक्रिया की हकदार नहीं हूं, ये मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है। यंग मास्टर, अच्छी तरह खाना और सोना, बिल्कुल मत झिझकना। आपको जो भी चाहिए बस अपने बिस्तर के पास घंटी बजा देना, कोई तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। पुराने मास्टर ने पहले ही हमें निर्देश दे दिए हैं, इसलिए इन कुछ दिनों में कृपया अपना पूरा ध्यान कल्टीवेशन पर लगाएं, यंग मास्टर। बाकी सारे काम हम पर छोड़ दें। फैंग झेंग ने अपने दिल में शुक्रिया का एक झोंका महसूस किया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने अंदर ही अंदर उसने फैसला किया, इस बार मुझे नंबर 1 आना ही है और चाचा और चाची को निराश नहीं करना है। आसमान में काले बादल और भी घने हो रहे थे और रात और भी अंधेरी हो रही थी। रात के आसमान में ज्यादातर तारे बादलों से ढक गए थे, कुछ फेंट रोशनी के साथ चमक रहे थे, आसमान में झिलमिला रहे थे। चाचा और चाची इस वक्त जरूर मुझे घर से निकालने की साजिश रच रहे होंगे। मेरी पिछली जिंदगी में उन्होंने चुपके से नौकर को मुझे उकसाने के लिए कहा था और फिर मुझे फंसा दिया था। फिर उन्होंने मुझे परिवार से निकाल दिया। मैं हैरान हूं कि इस जिंदगी में कोई बदलाव होगा या नहीं। फैंग युआन दिल ही दिल में हेस्ट हुए सड़कों पर चल रहा था। उसने अपने चाचा और चाची के असली रंग को बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन वो इसे समझ भी सकता था। इंसान दौलत की तलाश में अपनी जान भी दे देते हैं। चाहे धरती पर हो या इस दुनिया में, हमेशा ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने निजी हितों और लाभों के लिए रिश्तेदारी, दोस्ती और प्यार को रौंदने के लिए तैयार होंगे। असल में रिश्तेदारी का कोई वजूद ही नहीं था। शुरुआत में जब चाचा और चाची ने फैंग युआन और फैंग झेंग को गोद लिया था, उनका एकमात्र उद्देश्य विरासत को हड़पना था। बस इतना था कि दोनों भाई बार बार उम्मीद से परे निकले।
हर काम शुरुआत में मुश्किल होता है। मेरे लिए ये मामला और भी ज्यादा है। पहली बात, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है। दूसरी बात, मेरे पास किसी गुरु का साथ नहीं है। ये शून्य से परिवार बसाने के बराबर है, लेकिन मेरे माता पिता की विरासत से ये मेरे लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। मेरी पिछली जिंदगी में चाचा और चाची ने विरासत चुरा ली थी, और इस वजह से मुझे रैंक 1 के पीक स्टेज तक कल्टिवेट करने के लिए पूरे 2 साल बर्बाद करने पड़े। इस जिंदगी में मैं वही गलती दोहराने का रिस्क नहीं ले सकता। फैंग युआन चलते चलते अपने दिमाग में सोच रहा था। घर पर रहने के बजाय उसने शराब के 2 मटके उठाए और गांव के बाहरी इलाके की तरफ चल पड़ा। रात गहरी हो गई और काले बादलों ने तारों की रोशनी को छिपा लिया। पहाड़ी हवा चली, धीरे धीरे तेज होती गई। पहाड़ी बारिश आने वाली थी, लेकिन उस अभी भी तलाश करनी थी। अपने माता पिता की विरासत को हासिल करने के लिए यूज 16 साल का होने तक इंतजार करना पड़ेगा। और फ्लावर वाइन माउंट का खजाना हाई एक ऐसी चीज थी जिसे वो कम समय में हासिल कर सकता था। सड़कों पर ज्यादा लोग नहीं थे। सड़क के किनारे के घरों से धुंधली रोशनी आ रही थी। कुछ छोटा मोटा कचरा और पत्ते हवा से उड़कर इधर उधर घूम रहे थे। फैंग युआन के पतले कपड़े पहाड़ी हवा को नहीं रोक पा रहे थे, और उस ठंडक महसूस हुई। उसने सीधे शराब का मटका खोला, शराब का एक छोटा घूंट पिया। भले ही ये गंदी शराब थी, लेकिन इसे निगलने के बाद उसे एक गर्माहट का एहसास हुआ। ये पहली बार था जब उसने इन कुछ दिनों में सच में शराब पी थी। वो गांव से जितना आगे बढ़ता गया, सड़क के किनारे के घर उतने ही कम होते गए और रोशनियां उतनी ही धुंधली होती गईं। उसके सामने और भी अंधेरा था। हवा पहाड़ी जंगल से जोर से टकरा रही थी, डालियां रात में झूम रही थीं, एक सीटी जैसी आवाज कर रही थीं जो जैसे जानवरों के झुंड के दहाड़ने जैसी लग रही थी। फैंग युआन की रफ्तार कम नहीं हुई। वो गांव के बड़े प्रवेश द्वार से बाहर निकला और अंधेरे में चला गया। जैसे जैसे वो चलता गया, आगे बढ़ता गया, और उसके पीछे हजारों घरों की चमकती और शानदार रोशनियां थीं। इन रोशनियों में एक गर्माहट भरा कोना था। छोटा भाई फैंग झेंग अपनी डेस्क पर बैठा था, नोट्स को रिव्यू कर रहा था जो उसने क्लास के दौरान लिखे थे। घर में रोशनियां चमक रही थीं और ठोस दीवार ठंडी हवाओं को रोक रही थी। उसके हाथ के पास गर्म जिनसेंग चाय का एक कप रखा था, कप से भाप उठ रही थी। यंग मास्टर फैंग झेंग, आपके लिए गर्म नहाने का पानी तैयार कर दिया गया है। दरवाजे के बाहर से शेन की आवाज धीरे से आई। फैंग झेंग का दिल झटका। तो फिर अंदर ले आओ प्लीज। शेन स्वे कमर झुकाए कमरे में दाखिल हुई, उसके चेहरे पर खुशी थी। आपकी सेविका यंग मास्टर को प्रणाम करती है। उसकी यूंग ने फैंग झेंग पर प्यार भरी निगाहें डाली। फैंग युआन सिर्फ एक सी ग्रेट टैलेंट था, लेकिन फैंग झेंग एक ग्रेट टैलेंट था। यूज पाना सच में सबसे बड़ी किस्मत है। चैप्टर 10, साफ आसमान से भी तूफान उठ सकता है, गू को रिफाइन करना मुश्किलों से भरा है। टिप टिप। बड़ी भारी बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी, हरे बांस के घर की छत पर टकरा रही थीं, तीखी आवाजें निकाल रही थीं। बिल्डिंग के सामने वाले तालाब की सतह बारिश गिरने से लहरों से भर गई थी। पानी में मछलियां जिंदा दिली से इधर उधर तैर रही थीं। पानी के पौधे तालाब के तले में झूम रहे थे। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। एक घनी बारिश की पर्दे ने दूर तक के नजारे को ढक दिया था। कुछ हद तक अंधेरे कमरे में खिड़की खुली थी और फैंग युआन चुपचाप भारी बारिश को देखते हुए आभर रहा था। पहले से ही 3 दिन और 3 रात हो चुके हैं। 3 दिन पहले की रात वो शराब के 2 मटके लेकर गांव से बाहर निकला था, आसपास तलाश कर रहा था। लेकिन जब रात गहरी हुई तो तेज बारिश शुरू हो गई। यूज हड्डियों तक भीगने की बात तो छोड़ो, मुख्य बात यह थी कि इस हालत में वो अब तलाश नहीं कर सकता था। बारिश का पानी शराब की खुशबू को जल्दी से धो देगा। साथ ही अगर वो ऐसी परिस्थितियों में तलाश करने पर मजबूर होता तो ये शक पैदा कर सकता था। भले ही उसने पहले उदास नशेड़ी बनने का नाटक किया था ताकि अपने असली इरादों को छिपा सके, लेकिन वो जानता था कि आसपास के लोगों की समझदारी को कभी कम नहीं समझना चाहिए। सिर्फ एक बेवकूफ़ी दूसरों को बेवकूफ समझेगा। इसलिए इस लाचारी में फैंग युआन सिर्फ अपनी तलाश रोक सकता था। ये तो कहने की जरूरत नहीं कि जब बारिश शुरू हुई तो लगातार चलती रही। कभी ये तेज हो जाती और कभी हल्की, लेकिन ये कभी रुकी नहीं। मुझे लगता है इस तरह मैं कुछ समय तक लिकर वर्म को नहीं ढूंढ पाऊंगा। सुरक्षित रहने के लिए मैं सिर्फ मूनलाइट गू को रिफाइन करना शुरू कर सकता हूं। जब मैं इसे रिफाइन कर रहा हूं, अगर इस दौरान मुझे लिकर वर्म मिल जाए तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। पर यह बात बहुत आम है। साफ आसमान से भी तूफान उठ सकता है, कभी भी कुछ अनापेक्षित हो सकता है। इस दुनिया में कौन सब कुछ बिना किसी रुकावट के कर सकता है,
एक परफेक्ट सफर तय कर सकता है? फैंग युआन के विचार बहुत शांत थे। उसके 500 साल के अनुभव ने यूएस जोश को कब का धो दिया था जो उसके अंदर पहले से ही कम था। उसने दरवाजा और खिड़की बैंड की और अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली बैंड की और कुछ सांसें लेने के बाद अपने मन की स्थिति को शांत किया। अगले ही पाल उसके दिमाग में उसके प्राइमेवल एपर्चर का दृश्य आ गया। एपर्चर भले ही उसके शरीर के अंदर था, लेकिन वो रहस्यमय रूप से असामान्य था, असीमित रूप से बड़ा और फिर भी अनंत रूप से छोटा। एपर्चर की बाहरी परत रोशनी की एक परत थी। सफेद रोशनी एक पतली छाप दे रही थी, लेकिन फिर भी एपर्चर को अच्छी तरह से संभाल रही थी। एपर्चर में प्राइमेवल एसेंस का एक समुद्र था। समुद्र का पानी हरे तांबे के रंग का था। समुद्र की सतह शीशे की तरह साफ और शांत थी। पानी का स्टार एपर्चर की लगभग आधी ऊंचाई पर था। समुद्र का पूरा आयतन एपर्चर का 44% हिस्सा घेर रहा था। ये एक रैंक 1 गू मास्टर का ग्रीन कॉपर प्राइमेवल सी था और समुद्र की हर बूंद प्राइमेवल एसेंस थी। यह फैंग युआन की जीवन की बुनियादी शक्ति और उसके एसेंस, जीवंतता और आत्मा का संघनन था। प्राइमेवल एसेंस की हर बूंद कीमती थी, क्योंकि ये एक गू मास्टर की जात थी और शक्ति का स्रोत थी। गू मास्टर्स को गू को रिफाइन करने और इस्तेमाल करने के लिए प्राइमेवल एसेंस पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे ही उसने अपना ध्यान प्राइमेवल सी से हटाया, फैंग युआन ने अपनी उंगली खोली और मूनलाइट गू को निकला। मूनलाइट गू शांति से उसकी हथेली के बीच में बैठा था, एक मुड़े हुए नीले चांद जैसा, छोटा और क्रिस्टल जैसा। एक साधारण विचार के साथ उसके एपर्चर में प्राइमेवल सी उलट पुलट हो गया और प्राइमेवल एसेंस की एक धार समुद्र की सतह से टूटकर शरीर से बाहर निकल गई, आखिर में मूनलाइट गू में जा मिली। मूनलाइट गू अचानक नीली रोशनी में तेजी से चमक उठा। फैंग युआन की हथेली में हल्का सा कांपते हुए प्राइमेवल एसेंस के प्रवेश का विरोध कर रहा था। गू स्वर्ग और पृथ्वी का सार हैं, दुनिया के रहस्यों को लिए हुए, प्रकृति के नियम के वाहक। वो जीवित प्राणी हैं जो आसमान के नीचे आजादी से रहते हैं, हर एक अपनी इच्छा के साथ पैदा हुआ है। ए फ्लैट जब फैंग युआन इसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब होगा उसकी इच्छा को मिटा देना। आने वाले खतरे को महसूस करते हुए मूनलाइट गू ने स्वाभाविक रूप से विरोध किया। रिफाइन करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। मूनलाइट गू एक मुड़े हुए अर्धा चंद्र जैसा था। जैसे ही हरे तांबे का प्राइमेवल एसेंस अर्धा चंद्र में डाला गया, अर्धा चंद्र के 2 न्यूक्लियस सायर हरे हो गए। धीरे धीरे यह हरा तांबे का एसेंस अर्धा चंद्र के बीच में फैलने लगा। 3 मिनट से भी कम समय में फैंग युआन का चेहरा पीला पड़ गया था। बड़ी मात्रा में प्राइमेवल एसेंस लगातार मूनलाइट गू में डाला जा रहा था, जिससे उसे कमजोरी महसूस हुई जो तेजी से उसके दिल पर हमला कर रही थी। 1%, 2%, 3%, 8%, 9%, 10%। 10 मिनट बाद फैंग युआन के प्राइमेवल सी ने 10% प्राइमेवल एसेंस खर्च कर दिया था। फिर भी नीले क्रिस्टल जैसे मूनलाइट गू की सतह पर अर्धा चंद्र के दोनों सिरों पर हरे तांबे के एसेंस के निशान केंद्र की तरफ बस एक छोटा सा इलाका हाई बढ़ा पाए थे। मूनलाइट गू का प्रतिरोध बेहद मजबूत था। खुशकिस्मती से फैंग युआन ने इसका पहले से ही अंदाजा लगा लिया था और हैरान नहीं हुआ। उसने हिम्मत नहीं हारी और मूनलाइट गू में और एसेंस डालता रहा। 1%, 2%, 3%। और 20 मिनट बाद फैंग युआन के शरीर में प्राइमेवल सी में सिर्फ 14% बचा था। मूनलाइट गू पर हरे तांबे का एसेंस थोड़ा बढ़ गया था। हरे एसेंस के दोनों सिरे मिलाकर मूनलाइट गू की सतह का लगभग 1 सेकेंड हिस्सा कवर कर रहे थे। मूनलाइट गू की बाकी सतह अभी भी हल्की नीली रंग की थी। एक गू को रिफाइन करना कितना मुश्किल है, फैंग युआन ने यूज देखते हुए आ भरी। उसने प्राइमेवल एसेंस के प्रवाह को तोड़ा, रिफाइन करने की प्रक्रिया को रोक दिया। ए फ्लैट तक वो आधे घंटे से रिफाइन कर रहा था। उसके एपर्चर में प्राइमेवल सी आधे से ज्यादा खर्च हो चुका था। सिर्फ 14% प्राइमेवल एसेंस बचा था और मूनलाइट गू का सिर्फ 1 सेकेंड हिस्सा हाई रिफाइन हुआ था। मामले को और खराब करने के लिए मूनलाइट गू अभी भी अपनी हल्की नीली आभा छोड़ रहा था। भले हाई फैंग युआन ने रिफाइन करना बैंड कर दिया था, मूनलाइट गू ने विरोध करना बैंड नहीं किया। वो अभी भी फैंग युआन के हरे तांबे के प्राइमेवल एसेंस को बाहर निकाल रहा था। फैंग युआन साफ महसूस कर सकता था कि जो प्राइमेवल एसेंस उसने मूनलाइट गू में डाला था, यूज मूनलाइट गू अपने शरीर से धीरे धीरे बाहर धकेल रहा था। उसकी सतह पर चांद के अर्धा चंद्र के दोनों सिरों पर हरे तांबे का एसेंस धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। इस कमी की गति के आधार पर लगभग 6 घंटे बाद मूनलाइट गू फैंग युआन के सारे प्राइमेवल एसेंस को पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। इस समय जब यूस इस गू को रिफाइन करना होगा, तो वो शुरू करने से अलग नहीं होगा। हर बार गू रिफाइन करते समय
ये बिल्कुल दो सेनाओं के बीच जंग जैसा है, एक पोजिशनल वॉरफेयर की लड़ाई या वॉर ऑफ एट्रिशन। भले ही मैंने गू का 1 सेकेंड हिस्सा रिफाइन कर लिया, मैंने अपने प्राइमेवल एसेंस का 3/4 हिस्सा बर्बाद कर दिया। गू रिफाइन करते समय एक गू मास्टर को अपने प्राइमेवल सी को भरते रहना होता है, जबकि लगातार रिफाइनमेंट प्रोसेस में लगा रहता है, अपनी जीत को मजबूत करता है। एक गू का रिफाइनमेंट उसकी प्राइमेवल एसेंस को शिफ्ट करने की क्षमता और एक लंबी लड़ाई के धैर्य का टेस्ट है। फैंग युआन ने सोचते हुए अपने पैसे के बाग से एक प्राइमेवल स्टोन का टुकड़ा निकला। एक गू मास्टर के पास खर्च हुए प्राइमेवल एसेंस को भरने के 2 तरीके थे। पहला तरीका था नेचुरल रिकवरी। कुछ समय बाद प्राइमेवल सी स्वाभाविक रूप से प्राइमेवल एसेंस को भर देगा। फैंग युआन जैसे सी ग्रेट टैलेंट के मामले में 4% प्राइमेवल एसेंस को भरने में लगभग 1 घंटा लगेगा। 6 घंटे में ये कुल मात्रा का 24% पॉइंट्स रिकवर कर सकता है। दूसरा तरीका था एक प्राइमेवल स्टोन से सीधे नेचुरल एसेंस को अब्सॉर्ब करना। प्राइमेवल स्टोन प्रकृति का एक खजाना है। संघनित नेचुरल प्राइमेवल एसेंस के रूप में इसे अब्सॉर्ब करते समय प्राइमेवल सी का जल स्टार एक लगातार गति से बढ़ रहा था, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। लगभग आधे घंटे बाद प्राइमेवल सी अपने मूल 44% के आयतन पर वापस भर गया था। इस स्टार पर समुद्र का बढ़ता जल स्टार अचानक रुक गया। भले ही अपचर के अंदर अभी भी जगह थी, फैंग युआन और प्राइमेवल एसेंस स्टोर नहीं कर सकता था। ये उसके सी ग्रेट टैलेंट की सीमा थी, इसलिए यहां से कोई भी कल्टिवेशन टैलेंट के ग्रेड का महत्व देख सकता है। टैलेंट जितना ऊंचा होगा, अपचर उतना हाई ज्यादा प्राइमेवल एसेंस रख सकता है, और प्राइमेवल एसेंस की नेचुरल रिकवरी यूटीएनआई हाई तेजी से होगी। फैंग युआन के मामले में एक गू को रिफाइन करने और अपने परिणामों को मजबूत करने के लिए यूज प्राइमेवल स्टोन्स को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्राइमेवल एसेंस की नेचुरल रिकवरी रेट मूनलाइट गू द्वारा इसे बाहर निकालने की रेट को हरा नहीं सकती। हालांकि अ ग्रेट टैलेंट फैंग झेंग के मामले में वो हर घंटे 8% प्राइमेवल एसेंस भर सकता था। 6 घंटे में वो 48% प्राइमेवल एसेंस रिकवर कर लेगा, और उतने ही समय में मूनलाइट गू सिर्फ 3% पॉइंट्स प्राइमेवल एसेंस बाहर निकाल सकता है। फैंग झेंग को प्राइमेवल स्टोन की बाहरी मदद की जरूरत नहीं थी। वो प्रोसेस में कुछ आराम के साथ रिफाइन करता जा सकता था और कुछ दिनों में मूनलाइट गू को सफलतापूर्वक रिफाइन कर सकता था। इसलिए फैंग युआन शुरू से जानता था कि इस टेस्ट में मूनलाइट गू को रिफाइन करने के लिए उसके पास पहली पोजीशन हासिल करने का कभी मौका नहीं था। इसका एक व्यक्ति की वास्तविक शक्ति से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि पहला फैक्टर टैलेंट का ग्रेड था। दूसरा फैक्टर प्राइमेवल स्टोन्स होंगे। अगर प्राइमेवल स्टोन्स की भरमार हो, बिना खर्च करने में झिझक के एक बी ग्रेड टैलेंट भी एक ग्रेड टैलेंट को पार कर सकता है और पहली पोजीशन हासिल कर सकता है। मेरे हाथों में 6 प्राइमेवल स्टोन्स हैं। मेन गू यू मोबेई या गू यू ची चेन से तुलना नहीं कर सकता। इस तरह के लोग जिनके पीछे उनके परिवार के बुजुर्ग उन्हें सपोर्ट करते हैं। मेरा टैलेंट सी ग्रेड पर है और फैंग झेंग से तुलना नहीं की जा सकती, जिसके पास अ ग्रेट टैलेंट है। इस टेस्ट में जीतने का मेरा कभी कोई चांस नहीं था। क्यों ना मैं अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करूं और लिकर वर्म को ढूंढने जाऊं? अगर मैं लिकर वर्म को अपना विटल गू बना सकता हूं तो यह मूनलाइट गू से कहीं बेहतर होगा। खिड़की के बाहर बारिश की आवाज हल्की हो गई है, रुकने के संकेत लग रहे हैं। बारिश 3 दिन और 3 रात से चल रही है, अब इसे रुकना चाहिए। फैंग युआन ने मूनलाइट गू को रखा और बिस्तर से उतर गया। जैसे ही वो खिड़की खोलने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर से उसकी सेविका शेन की आवाज आई, यंग मास्टर फैंग युआन, मैं हूं। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ खाना और शराब लाए हूं। यंग मास्टर खा पी सकते हैं और कुछ उदासी दूर कर सकते हैं। चैप्टर 11, ये सब बस एक पावर प्ले है। फैंग युआन ने हल्की सी तेवर चढ़ाए। अपने अनुभव और 500 साल के तजर्बे के आधार पर वो एक साजिश की बू सूंघ सकता था। उसकी ऊँग में एक चमक आई और उसने अपनी भुएं ढीली कर दी। मुझे अभी थोड़ी भूख लग रही है, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। अंदर आ जाओ, उसने कहा। दरवाजे के बाहर खाने का डब्बा लिए शंकी ने उसका जवाब सुनकर ठंडी मुस्कान दी। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर एक नरम और दबी हुई मुस्कान थी। यंग मास्टर फैंग युआन, खाने और शराब की खुशबू बहुत अच्छी है। मैं डब्बा पकड़े पकड़े ही इसे सूंघ सकती हूं। उसकी आवाज मीठी थी और उसमें एक चाहत और चापलूसी का अंश था। उसने खाने का डब्बा एक छोटी सी मेज पर रखा और बर्तन निकालकर उन्हें अच्छी तरह से सजा दिया। खाना सच में बहुत खुशबूदार और स्वादिष्ट था। उसके बाद उसने 2 शराब के कप निकाले और शराब डाली। आइए, यंग मास्टर, बैठिए।
आपकी सेविका ने आज हिम्मत जुटाई है और यंग मास्टर के साथ एक जाम पीना चाहती है। वो फूल की तरह मुस्कुराई, फैंग युआन के पास चली गई। बड़ी हिम्मत से उसने उसका हाथ पकड़ा और उस मेज के पास कुर्सी पर बैठा दिया। फिर वो उसकी गोद में बैठ गई और अपने नर्म शरीर को फैंग युआन के सीने से टिका दिया। एक शर्मीली और प्यारी औरत की तरह काम करते हुए उसके कान में धीरे से बोली, यंग मास्टर फैंग युआन, आपकी सेविका हमेशा से आपको पसंद करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ग्रेड क्या है, मैं हमेशा आपके पास रहना, आप पर निर्भर रहना और आपको सांत्वना देना चाहूंगी। आज रात आपकी सेविका अपना शरीर आपको सौंपना चाहती है। उसने आज सच में तैयारी की थी। उसने ब्लशर लगाया था, उसके होठ चेरी पाउडर जैसे थे। जब वो उसके कान में फुसफुसाई तो एक नाजुक और जवानी की सांस फैंग युआन के कान के लॉब पर चटकारे ले रही थी। क्योंकि वो उसकी गोद में बैठी थी, फैंग युआन उसके सुंदर शरीर को आसानी से महसूस कर सकता था। उसकी लचीली जांघें, उसकी पतली सी कमर और उसके नर्म सीने। यंग मास्टर, मुझे आपको खुद शराब पिलाने दीजिए। शेनकी ने शराब का कप उठाया, अपना सिर उठाकर एक घूंट लिया। फिर उसकी एनी फैंग युआन पर टिकी हुई थीं, उसके छोटे से चेरी जैसे होठ थोड़े से खुले, धीरे धीरे उसके मुंह की तरफ झुक रही थी। फैंग युआन का चेहरा भावहीन था, जैसे उसकी गोद में एक जवान लड़की नहीं बल्कि एक मूर्ति का टुकड़ा बैठा हो। जब उसने फैंग युआन का चेहरा देखा तो शेनकी पहले थोड़ा बेचैन हुई, लेकिन जब उसके होठ उसके होठों से बस 1 इंच दूर तो वो आश्वस्त हो गई। दिल ही दिल में हिस्ट हुए। ए फ्लैट भी नाटक कर रहे हो, उसने सोचा। ठीक उसी पाल फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी, उसका लहजा तिरस्कार भरा था। तो ये सब बस एक पावर प्ले है। शेनकी का चेहरा सख्त हो गया और उसने अपने मुंह में शराब निगल ली, झूठी चापलूसी करने की कोशिश करते हुए। यंग मास्टर फैंग युआन, आप क्या कह रहे हैं? फैंग युआन की ईद से ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसने शेनकी की ईद में घूरा, उसी समय अपना दाहिना हाथ उसकी बर्फ जैसी सफेद गर्दन पर रखते हुए धीरे धीरे जोर से दबा रहा था। शेनकी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आवाज में घबराहट थी। यंग मास्टर, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। फैंग युआन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी गर्दन पर पकड़ और मजबूत होती गई। यंग मास्टर फैंग युआन, आपकी सेविका को थोड़ा डर लग रहा है। शेनकी को सांस लेने में पहले ही मुश्किल हो रही थी, वो घबराई हुई लग रही थी। एक नर्म हाथों की जोड़ी ने अनजाने में फैंग युआन के हाथ को पकड़ लिया, उसके हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए। लेकिन फैंग युआन का हाथ लोहे जैसा मजबूत था, हटाया नहीं जा सकता था। लगता है चाचा और चाची ने तुम्हें मुझे लुभाने और फंसाने के लिए भेजा है? इसका मतलब यह है कि नीचे पहले से हाई लोग तैयार बैठे हैं, हाँ? फैंग युआन ठंडा हंसा और कहा, लेकिन तुम हो कौन? मुझ पर अपनी चाल चलने आए हो, अपने सीने पर ये बेकार मांस के ढेर लेकर? ये कहते हुए उसका बायां हाथ उसके सीने पर चढ़ गया और बेरहमी से उसके नर्म स्तनों को पकड़ लिया, जिससे वो अचानक बेहद विकृत हो गए। उसके सीने से तेज दर्द उठा। शेनकी की ईंट गोल और चौड़ी खुली हुई थीं। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी ईंटों में आंसू आ गए। वो चीखना चाहती थी, लेकिन फैंग युआन ने उसका गला इतना जोर से पकड़ा था कि आखिर में वो बस कुछ बार सिसका की। फिर उसने जोर से विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका दम सच में घुटने वाला था। लेकिन इसी पाल फैंग युआन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दी। शेनकी ने तुरंत अपना मुंह खोला और लालच से हवा अंदर खींची। उसकी सांस इतनी तेजी से अंदर जा रही थी कि यूज लगातार तेज खांसी आने लगी। फैंग युआन हल्का सा हंसा, अपनी हथेली फैलाई। उसने नरमी से उसके गाल को सहलाया। उसका लहजा लापरवाह था जब वो बोला, शेनकी, तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें मार सकता हूं या नहीं? अगर फैंग युआन यूएस पर बुरी तरह से और जोर से चिल्लाता तो शेनकी शायद जोर से पलटवार करती। लेकिन जब फैंग युआन ने मुस्कुराकर और हल्के से बोला, उसकी नर्म आवाज में पूछा कि वो यूज मार सकता है या नहीं, तो शेनकी को अपने दिल की गहराइयों से एक गहरा डर महसूस हुआ। वो डर गई थी। उसने फैंग युआन को डर से देखा, इस नौजवान को देखा जो पूरे चेहरे पर मुस्कान लिए उस घूर रहा था। इस पल शेनकी ने खुद से कसम खाई कि वो उसकी यूनू को अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलेगी। इस ईविंग की जोड़ी में थोड़ी सी भी भावना नहीं थी, काली और गहरी, एक गहरी प्राचीन झील जैसी जिसमें कोई भयानक जानवर छिपा हो। इन ईविंग की निगाहों के नीचे शेनकी को लगा जैसे वो बर्फ और बर्फ के बीच नंगी खड़ी है। मेरे सामने वाला आदमी यकीनन मुझे मारने की हिम्मत रखता है, मुझे मार सकता है। हे भगवान, मैं क्यों इस तरह के शैतान को छेड़ने आ गई? शेनकी का दिल पछतावे से भरा था। इस पल वो मुड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन अभी वो उसकी गोद में थी। वो भागने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी,
कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तन गई थीं, उसका नर्म शरीर कांप रहा था। उसका चेहरा सफेद कागज जैसा पीला पड़ गया था और वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। क्योंकि तुम एक निजी सेविका के रूप में इतने सालों से मेरी सेवा कर रही हो, मैं इस बार तुम्हें नहीं मारूंगा। क्योंकि तुम गुलामी से बचना चाहती हो, जाओ और मेरे छोटे भाई को ढूंढो, वो बेवकूफ और भोला है। फैंग युआन ने अपनी मुस्कान समेटी और उसके गाल को थपथपाया। उसका लहजा पानी जैसा सादा था। एक आह भरते हुए उसने आखिर में कहा, तुम जा सकती हो। शेन की एक लकड़ी के टुकड़े की तरह सुन होकर आज्ञाकारी ढंग से बाहर चली गई। वो डर से बेहोश हो चुकी थी और उस नहीं पता था कि वो फैंग युआन नाम के शैतान के पास से कैसे निकल पाई। साए में छिपे आदमियों ने जब शेनकी को इतनी हिली हुई हालत में बाहर आते देखा तो वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सच में इतना खूबसूरत जाल बिछाया, ये मेरी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा नया है। ही चाची और चाचा, आपकी इस मेहरबानी को मैं गहराई से याद रखूंगा। शेनकी के जाने के कुछ देर बाद ही फैंग युआन उठा और वो भी चला गया। चाहे जो भी हो, वो इस घर में अब और नहीं रह सकता था। एक समझदार आदमी आने वाले खतरों को देखकर उनसे बचता है, एक शैतान के लिए तो क्या ही कहना। जब ताकत कम हो तो सिर्फ एक बेवकूफी खुद को खतरे में डालेगा। इनकीपर, क्या आपके पास कोई कमरा खाली है? फैंग युआन गांव के इकलौते इन में आया और कीमत पूछी। हाँ, दूसरी और तीसरी मंजिल पर कमरा है। ना सिर्फ सस्ता है बल्कि कमरे भी साफ सुथरे हैं। पहली मंजिल पर कैफेटेरिया है, इनके मेहमान यहां आकर खाना खा सकते हैं। इनके कर्मचारियों से अपने कमरे में खाना लाने की सर्विस भी है। इनकीपर ने फैंग युआन का स्वागत करते हुए पूरी मेहमान नवाजी दिखाई। ये इन गांव का एक लोटा था, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा नहीं था। असल में ये कुछ हद तक सुनसान था। सिर्फ जब सालाना सौदागर का काफिला किंग माओ माउंटेन पर व्यापार करने आता था, तभी इन लोगों से भर जाता था। फैंग युआन को थोड़ी भूख लग रही थी, इसलिए उसने 2 पूरे गोल्ड प्राइमेवल स्टोन्स इनकीपर को दिए। मुझे रहने के लिए एक अच्छा कमरा दो और 2 मटके शराब, 3 to 4 अलग अलग तरह के खाने तैयार करो, बचे हुए पैसे मुझे वापस कर देना। हो जाएगा। इनकीपर ने 2 प्राइमेवल स्टोन्स लिए और पूछा, आप अपने कमरे में खाना चाहेंगे या हॉल में? फैंग युआन ने आसमान की तरफ देखा। बारिश रुक गई थी और शाम होने वाली थी। वो सीधे लॉबी में खा सकता था और जब हो जाए तो गांव के बाहरी इलाके के लिए निकल सकता था, फ्लावर वाइन मूंग के खजाने की अपनी तलाश जारी रख सकता था। इसलिए उसने जवाब दिया, मैं हॉल में ही खाऊंगा। इनमें एक डाइनिंग हॉल था, वहां दर्जनों चौकोर मेजें थीं, हर मेज के चारों तरफ 4 लंबी बेंचें थीं। मेजों के बीच में बड़े और मोटे स्तंभ जो इनको सहारा दे रहे थे। फर्श पर मार्बल की बड़ी तिलें बिछी थीं, लेकिन वो गीला था, पहाड़ की नमी को छिपाना मुश्किल था। वहां 3 मेजों पर लोग बैठे थे। खिड़की के पास बैठा एक बूढ़ा आदमी शराब पी रहा था, बाहर सूर्यास्त को देख रहा था, बिल्कुल अकेला। कैफेटेरिया के बीच में एक मेज पर 5 to 6 शिकारी बैठे थे। वो जोर जोर से अपने शिकार के अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे और उनके पैरों के पास अलग अलग तरह के पहाड़ी शिकार का ढेर लगा था, जैसे तीतर और खरगोश। एक और कोने में एक मेज पर 2 नौजवान थे, लगता था कि वो गुप्त रूप से चर्चा कर रहे हैं। उनके शरीर अंधेरे में छिपे थे, उन्हें देखना मुश्किल था और उनका जेंडर जानना और भी मुश्किल था। फैंग युआन ने दरवाजे के सबसे नजदीक वाली मेज पर बैठने का फैसला किया। जल्द ही खाना मेज पर परोस दिया गया। मेरे सी ग्रेड टैलेंट के साथ मूनलाइट गू को रिफाइन करने के लिए मुझे प्राइमेवल स्टोन्स उधार लेने पड़ेंगे। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही और इस मूनलाइट गू की इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत नहीं हुई, तो मुझे सिर्फ 5 टुकड़े लगेंगे। लेकिन अगर ये जिद्दी निकला तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, शायद कम से कम 8 टुकड़े लगेंगे। गू जीवित प्राणी हैं, इसलिए उनमें जीने की इच्छा होना स्वाभाविक है। कुछ की इच्छा शक्ति मजबूत होती है और वो हमेशा रिफाइनमेंट प्रोसेस का विरोध करते हैं। कुछ गू की इच्छा शक्ति कमजोर होती है, पूरे रिफाइनमेंट के दौरान वो बेबस होकर हार मान लेते हैं। एक बार जब विरोध नहीं होता तो रिफाइनमेंट प्रोसेस आरामदायक हो जाता है। अभी मेरे पास सिर्फ 6 प्राइमेवल स्टोन्स हैं, लेकिन मैंने 2 इनकीपर को दे दिए, इसलिए मेरे पास 4 बचे हैं। ये काफी नहीं है। इस दुनिया में प्राइमेवल स्टोन्स स्थानीय मुद्रा हैं और खरीदने की शक्ति बहुत मजबूत है। एक सामान्य 3 सदस्यों का परिवार एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 1 एसेंस स्टोन खर्च करता है। लेकिन जब एक गू मास्टर की बात आती है तो प्राइमेवल स्टोन्स का खर्च ज्यादा होता है। फैंग युआन का उदाहरण लें, सिर्फ गू को रिफाइन करने में हाई यूज औसतन 7 प्राइमेवल स्टोन्स या उससे ज्यादा लगेंगे। और ये सिर्फ एक मूनलाइट गू पर है। अगर यूज सच में लिकर वर्म मिल गया
तो सिर्फ यूज रिफाइन करने के लिए फैंग युआन के ग्रेट टैलेंट के साथ उस कम से कम 1 दर्जन और लगेंगे। दूसरे शब्दों में, अभी मेरी स्थिति ये है, भले ही मुझे लिकर वर्म मिल जाए, जरूरी नहीं कि मेरे पास यूज रिफाइन करने के लिए प्राइमेवल स्टोन्स हों। हालांकि मुझे अभी भी ढूंढना होगा, क्योंकि इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि फ्लाओ वाइन मोंग के खजाने में बहुत सारे प्राइमेवल स्टोन्स होंगे। ये कोई मुश्किल अनुमान नहीं था। फ्लाओ वाइन मोंग आखिरकार एक रैंक 5 गू मास्टर था। डिमोनिक फैक्शन के इतने प्रसिद्ध शक्तिशाली योद्धा के पास प्राइमेवल स्टोन्स कैसे नहीं हो सकते, जो एक गू मास्टर के कल्टीवेशन में जरूरी चीज है। चैप्टर 12। ग्रीन बैम्बू शराब खुशबूदार है, गू मास्टर अपनी शक्ति दिखाता है। ए फ्लैट सब कुछ फ्लाओ वाइन मोंग के खजाने पर आ टिका है। अगर मैं यूज ढूंढ सका तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर नहीं ढूंढ पाया तो ये सारी परेशानियां मेरी कल्टीवेशन की स्पीड को बहुत धीमा कर देंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी उम्र के लोगों से कल्टीवेशन में पीछे रह जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने 1 हफ्ते से ज्यादा समय लिकर वर्म को आकर्षित करने में लगा दिया है, वो अब तक दिखाई क्यों नहीं दिया? फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए और अपना दिमाग दौड़ाया। ये ऐसा था जैसे मुंह में खाना डालना, पर फिर भी न जान पाना कि उसका स्वाद कैसा था। अचानक एक जोर की आवाज हुई, जिसने उसके विचारों को तोड़ दिया। फैंग युआन ने आवाज की दिशा में देखा। यूज एहसास हुआ कि हॉल के बीच में मेज के चारों तरफ बैठे 6 शिकारी बुरी तरह से नशे में थे। उनके आसपास का माहौल गर्म था और उनके चेहरे सब लाल थे। ब्रदर जैंग, आओ, एक और कप पियो। बड़े भाई फैंग, हम भाई लोग आपकी काबिलियत को सलाम करते हैं। आपने अकेले एक काली खाल वाले जंगली सुअर को मार गिराया, क्या मर्द हो। ये जाम आपको पीना ही होगा, वरना आप हमारी बेइज्जती करेंगे। भाइयों, आपकी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया, पर मैं सच में और नहीं पी सकता। ब्रदर फंग, और नहीं पी सकते? शायद आपको ये शराब पसंद नहीं आई क्योंकि ये उतनी अच्छी नहीं है। वेटर, इधर आओ, मुझे कुछ अच्छी शराब दो। शोर बढ़ता जा रहा था। ये साफ था कि ग्रुप ने बहुत पी ली थी। वेटर जल्दी से उनके पास गया और बोला, जी जनाब, हमारे पास अच्छी शराब है, लेकिन वो काफी महंगी है। क्या तुम्हें डर है कि हम पैसे नहीं देंगे? जब शिकारियों ने वेटर को सुना तो उनमें से कई खड़े हो गए और वेटर को घूरने लगे। वो या तो बड़े और लंबे थे या मोटे और तगड़े, एक धमकी भरे अंदाज में, हर एक में पहाड़ी आदमियों वाली हिम्मत थी। वेटर ने जल्दी से कहा, मैं आप बहादुर लोगों को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करूंगा, बस ये शराब सच में महंगी है। एक मटके की कीमत 2 प्राइमेवल स्टोन्स है। शिकारी हैरान रह गए। 2 प्राइमेवल स्टोन्स यकीनन सस्ते नहीं थे, ये एक आम परिवार के 2 महीने के खर्च के बराबर थे। भले ही शिकारी शिकार से आम लोगों के मुकाबले ज्यादा कमाते थे, जैसे कभी कभी एक काली खाल वाला जंगली सुअर आधे प्राइमेवल स्टोन के बराबर होता था, लेकिन शिकार खतरनाक था और एक गलती शिकारी को शिकार बना सकती थी। शिकारियों के लिए सिर्फ एक मटका शराब पीने के लिए 2 प्राइमेवल स्टोन्स खर्च करना बिल्कुल भी आर्थिक नहीं था। क्या सच में इतनी महंगी शराब है? लड़के, तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? शिकारी चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाजों में थोड़ी सी झिझक महसूस हो रही थी। इस स्थिति से इज्जत के साथ पीछे हटने में असमर्थ थे। वेटर बार बार कहता रहा कि वो ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। फंग नाम के शिकारी ने देखा कि माहौल ठीक नहीं है और उसने जल्दी से कहा, मेरे भाइयों, अब और खर्च नहीं करते। मैं और नहीं पी सकता, चलो ये शराब किसी और दिन पिएंगे। क्या आप ऐसा नहीं कह सकते भाई? ये तो। बाकी शिकारी अभी भी चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी। एक एक करके वो अपनी सीटों पर वापस बैठ गए। वेटर भी एक चालाक आदमी था। जब उसने ये देखा तो वो समझ गया कि वो अब शराब नहीं बेच पाएगा, लेकिन इस स्थिति ने उस ज्यादा हैरान नहीं किया। जैसे ही वो पीछे हटने वाला था, अंधेरे कोने में मेज से एक नौजवान की आवाज आई, ही, कमाल है, हर कोई फोकट में चिल्ला रहा है। अगर शराब खरीदने की औकात नहीं है तो चुपचाप अपना मुंह बैंड रखो और साइड में हो जाओ। जब शिकारियों ने यह सुना तो उनमें से एक ने तुरंत गुस्से में जवाब दिया, किसने कहा हमारी औकात नहीं है? वेटर, वो शराब का मटका इधर लाओ, मैं तुम्हें स्टोन्स दूंगा, 2 टुकड़े। ओ, 1 मिनट दीजिए जनाब, मैं लाता हूं। वेटर को ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दी से जवाब दिया और एक शराब का मटका उठाकर ले आया। ये शराब का मटका आम शराब के मटके जितना ही बड़ा था, लेकिन जैसे ही उस खोला गया, उसी पाल एक ताजगी भरी और मीठी खुशबू पूरे कैफेटेरिया में फैल गई। यहां तक कि खिड़की के पास अकेले बैठे बूढ़े आदमी ने भी शराब की खुशबू सूंघकर अपना सिर घुमाया और शराब के मटके को देखने लगा। ये यकीनन अच्छी शराब थी। प्यारे मेहमानों, ये बधाई नहीं है, यह ग्रीन बैम्बू शराब है।
पूरे गांव में सिर्फ एक ही इन है जो कि हमारा है। खुशबू सूंघिए। वेटर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसके चेहरे पर संतुष्टि और आनंद के भाव थे। फैंग युआन प्रभावित हुआ। ये इनका वेटर सच में गप्पे नहीं मार रहा था। गुयू गांव में 3 शराबखाने थे। वहां बिकने वाली शराब आम चावल की शराब, गंदी शराब और इसी तरह की आम शराब थी। फैंग युआन को लिकर वर्म को आकर्षित करने के लिए उसने 7 दिन तक लगातार शराब खरीदी। ये स्वाभाविक था कि यूज कीमतों का पता था। कई शिकारियों ने अपने सामने शराब के मटके को देखा। वो शराब की लत में डूबे हुए थे। हर एक ने अपनी नाक सिकोड़ी और थूक निगल ली। जिस शिकारी ने गुस्से में शराब खरीदी थी उसका चेहरा और भी दिलचस्प था। उसके चेहरे पर पछतावे और गुस्से की एक परत आ गई थी। आखिरकार इस शराब के मटके की कीमत 2 प्राइमेवल स्टोन्स थी। मैं बहुत जल्दी में था और गुस्से में शराब खरीद ली। ये वेटर भी ठीक नहीं है। उसने तुरंत शराब लदी। अब कॉक भी खुल गया है। ए फ्लैट, अगर मैं माल वापस करना चाहूं तो बहुत देर हो चुकी है। शिकारी जितना सोचता उतना ही परेशान होता। वो इसे वापस करना चाहता था लेकिन बेइज्जती के डर से ऐसा नहीं कर पा रहा था। आखिर में वो बस मेज पर हाथ मार सका और एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बोला, कमाल है, ये शराब तो अच्छी है। भाइयों, प्लीज जितना मन करे पियो। आज ये शराब मेरी तरफ से। इसी पाल कोने में मेज पर बैठे नौजवान ने धीरे से कहा, ये छोटा सा मटका 6 लोगों के लिए कैसे काफी होगा? अगर हिम्मत है तो जाओ और कुछ और मटके खरीदो। शिकारी ने यह सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो गया और उठ खड़ा हुआ। उसकी यही यूएस नौजवान पर टिकी थी जो बोला था, छोकरे, तेरी जबान बहुत चलती है। चल उठ और मुझसे लड़। ओ, तो मैं उठ जाता हूं। नौजवान शिकारी की बात सुनकर अपनी सीट से उठ गया। मुस्कुराते हुए अंधेरे से बाहर निकला। उसका शरीर लंबा और पतला था। उसकी त्वचा पीली थी। उसने नीले रंग के युद्ध के कपड़े पहने हुए थे और साफ सुथरा लग रहा था। उसके सिर पर नीला हेडबैंड था। उसके ऊपर के शरीर में एक जैकेट थी जिससे उसके पतले और कमजोर कंधे दिख रहे थे। नीचे के शरीर में लंबी पैंट थी। पैरों में बांस की चप्पलें थीं और पिंडलियां बांधी हुई थीं। उसके बारे में सबसे जरूरी चीज उसकी कमर पर हारा बेल्ट था। बेल्ट के बीच में एक चमकदार तांबे का टुकड़ा था। तांबे की प्लेट पर काले रंग से एक शब्द लिखा था। ये एक रैंक 1 गू मास्टर है। शिकारी साफ समझ गया कि इस तरह के कपड़े क्या दर्शाते हैं। उसने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह घबराहट ने ले ली। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसने एक गू मास्टर को उकसा दिया है। तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते थे? चलो फिर, मारो मुझे। नौजवान गू मास्टर धीरे धीरे यूएस आदमी की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक खेलात भरी मुस्कान थी। लेकिन जिस शिकारी ने उस पहले चैलेंज किया था वो एक मूर्ति की तरह जम गया था। अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। शायद तुम सब लोग एक साथ मुझ पर आ सकते हो, वो भी चलेगा। नौजवान गू मास्टर धीरे धीरे शिकारियों की मेज की तरफ बढ़ा, लापरवाही से बोलते हुए। उनके चेहरों के भाव बदल गए थे। कुछ शिकारी जिनके चेहरे नशे में लाल थे अचानक पीले पड़ गए थे। हर एक के माथे पर ठंडा पसीना था और वो बेचैन महसूस कर रहे थे। जोर से सांस लेने से भी डर रहे थे। नौजवान गू मास्टर ने एक हाथ बढ़ाया, ग्रीन बैम्बू शराब का मटका उठाया। उसने उस अपनी नाक के नीचे रखा और सूंघा, मुस्कुराया। उसने कहा, खुशबू तो अच्छी है। अगर मेरे मालिक को ये पसंद है तो कृपया इसे लेकर पी लें। ये मेरी तरफ से मालिक को अपराध करने के लिए एक माफी है। जिस शिकारी ने उस उकसाया था उसने जल्दी से जवाब दिया और अपने हाथों को छाती के सामने जोड़ लिया, अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए। अचानक नौजवान का चेहरा तेजी से बदल गया। एक जोर की क्रैक की आवाज के साथ मटका जमीन पर टुकड़े टुकड़े हो गया। गू मास्टर बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। उसकी निगाह तलवार जैसी तेज थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी औकात है मुझसे माफी मांगने की? तुम शिकारियों का झुंड बहुत अमीर होगा, मुझसे भी ज्यादा, जब तुम लोग 2 प्राइमेवल स्टोन्स शराब पीने पर खर्च कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है मैं इस वक्त प्राइमेवल स्टोन्स के लिए कितना परेशान हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी दौलत दिखाने की? तुम जैसे मामूली लोग मुझसे तुलना कर सकते हैं क्या? हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम हिम्मत नहीं करेंगे। मालिक को अपराध करना, ये एक घोर पाप है। हम मामूली लोगों का आपको अपराध करने का इरादा नहीं था। ये हमारे प्राइमेवल स्टोन्स हैं, कृपया स्वीकार करें मालिक गू मास्टर। शिकारी जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो गए और उनके पास जो भी प्राइमेवल स्टोन्स थे वो निकाल दिए। लेकिन इन मामूली लोगों के पास पैसे कहां से होंगे? उन्होंने जो कुछ भी निकला वो बस प्राइमेवल स्टोन्स के टुकड़े थे। सबसे बड़ा टुकड़ा भी 1/4 प्राइमेवल स्टोन से बड़ा नहीं था।
गू मास्टर ने ये प्राइमेवल स्टोन्स स्वीकार नहीं किए, लेकिन उसने ताने मारना बैन नहीं किया। उसने अपनी बाज जैसी निगाहों से पूरे कैफेटेरिया पर नजर दौड़ाई। जिन शिकारियों पर उसने नजर डाली उन्होंने अपने सिर झुका लिए। खिड़की के पास बैठे बूढ़े आदमी ने भी, जो ये दृश्य देख रहा था, जल्दी से अपना सिर घुमा लिया ताकि गू मास्टर की निगाहों से बच सके। सिर्फ फैंग युआन चुपचाप देख रहा था, बिना किसी झिझक के। ये नौजवान गू मास्टर जो कपड़े पहने हुए था, वो यूनिफॉर्म थी जो सिर्फ फॉर्मल गू मास्टर्स हाई पहन सकते थे, इसलिए फैंग युआन यूज पहनने के लायक नहीं था। फैंग युआन को ये एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद ही क्लैन से मिलेगी। नौजवान गू मास्टर के बेल्ट पर तांबे के टुकड़े पर एक शब्द उसकी रैंक 1 गू मास्टर की स्थिति को दर्शाने के लिए था। लेकिन वो पहले से ही लगभग 20 साल का था और उसके शरीर से निकलने वाली प्राइमेवल एसेंस की आभा से लगता था कि वो रैंक 1 अपर स्टेज पर था। 15 साल की उम्र में कल्टिवेशन शुरू करना और लगभग 20 साल की उम्र में सिर्फ रैंक 1 अपर स्टेज तक पहुंचना, ये दिखाता था कि नौजवान गू मास्टर सिर्फ द ग्रेट टैलेंट का था, जो फैंग युआन से एक ग्रेड नीचे था। इस बात की बहुत बड़ी संभावना थी कि यह आदमी सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स गू मास्टर था, बैटल गू मास्टर भी नहीं माना जाता था। लेकिन भले ही ऐसा था, इन 6 तगड़े शिकारियों का सामना करने के लिए यह काफी से ज्यादा था। ये एक गू मास्टर और एक मामूली इंसान के बीच शक्ति का अंतर था। शक्ति के साथ कोई भी शीर्ष पर हो सकता है, ये इस दुनिया की प्रकृति है। नहीं, असल में कोई भी दुनिया ऐसी ही होती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और छोटी मछली झींगे को। बस इतना है कि ये दुनिया इसे और भी खुलेआम दिखाती है। फैंग युआन ने चुपके से सोचा। ठीक है जियांग्या, तुमने उन्हें पहले ही सबक सिखा दिया है। चलो अब इन मामूली लोगों को और शर्मिंदा ना करें। अगर ये बात बाहर फैली तो भले ही तुम शर्मिंदा ना हो, मैं हो जाऊंगी। कोने में बैठी दूसरी नौजवान ने आवाज दी। जब सबने आवाज सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि ये नौजवान एक औरत थी। जियांग या नाम के नौजवान गू मास्टर ने अपनी महिला साथी के डांटने पर ताने मारना बैंड कर दिया। उसने शिकारियों द्वारा निकाले गए प्राइमेवल स्टोन्स के टुकड़ों की तरफ देखने की भी परवाह नहीं की। ये पत्थर मिलाकर भी 2 प्राइमेवल स्टोन्स के बराबर नहीं थे, इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी आस्तीन झटकी और अपनी असली मेज की तरफ वापस चल पड़ा। वापस जाते हुए उसने गुस्से से कहा, अगर तुम में पीने की हिम्मत है तो जाओ और ग्रीन बैम्बू शराब पियो। मैं देखना चाहता हूं कौन अब भी इस शराब को पीने की हिम्मत करता है। सभी शिकारियों ने अपने सिर झुका लिए, दांत खाने के बाद 6 आज्ञाकारी बेटों की तरह बर्ताव करते हुए। शराब की तेज खुशबू पूरे कैफेटेरिया में फैल गई। जिस शिकारी ने शराब खरीदी थी, उसने खुशबू सूंघते हुए अपने दिल में दर्द महसूस किया। आखिरकार उसने इस शराब पर 2 प्राइमेवल स्टोन्स खर्च किए थे, लेकिन उसे एक घूंट भी पीने को नहीं मिला। फैंग युआन ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी, उसने काफी खा लिया था। जब उसने शराब की खुशबू सूंघी तो उसकी एड़ी एक पाल के लिए चमकी। फिर उसने 2 प्राइमेवल स्टोन्स निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। वेटर, मुझे एक मटका ग्रीन बैम्बू शराब दो, उसने लापरवाही से कहा। पूरा सीन जैम सा गया। जियांग या नाम का नौजवान गू मास्टर तुरंत अपने कदमों पर रुक गया। उसके होंठों के कोने ऐंठे और उसने सांस छोड़ी। उसने अभी अभी अपनी चेतावनी पूरी की थी, लेकिन उसके पूरा करते हाई फैंग युआन ने शराब मांग ली। ये ऐसा था जैसे जानबूझकर उसके ऊपर से चलना और उसके मुंह पर थप्पड़ मारना। वो मुड़ा और अपनी एड़ी सिकोड़ ली, फैंग युआन पर एक ठंडी नजर डाली। फैंग युआन ने शांति से वापस देखा, उसका चेहरा लापरवाह और डर से मुक्त था। जियांग या की एड़ी में चमक आई और उसकी निगाहों में ठंडक धीरे धीरे गायब हो गई। उसने फैंग युआन के शरीर पर प्राइमेवल एसेंस की आभा महसूस की। फैंग युआन की पहचान समझने के बाद वो एक मुस्कान के साथ खिल उठा और गर्माजोशी से बोला, अरे, यह तो एक जूनियर भाई है। बाकी सबको भी एहसास हो गया और उनकी निगाहें जो फैंग युआन पर पड़ रही थीं, बदल गईं। कोई हैरानी नहीं कि ये नौजवान लड़का एक गू मास्टर से बिल्कुल नहीं डरा, इसलिए क्योंकि वो भी एक था। भले ही वो अभी भी एकेडमी में पढ़ रहा था, उसकी स्थिति पहले से ही अलग थी। मालिक गू मास्टर, आपकी शराब। वेटर दौड़ता हुआ आया, पूरे चेहरे पर मुस्कान लिए। फैंग युआन ने नौजवान गू मास्टर की तरफ सिर हिलाया और शराब का मटका उठाकर इनसे बाहर चल पड़ा। चैप्टर एंड।